स्टूडेंट एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। इस विषय में हमने काफ़ी चर्चा की है और कर भी रहे हैं, आने वाली क्लास में भी करते रहेंगे। तो प्राचीन यूनानी परंपरा हम पढ़ रहे हैं इस शिक्षा एजुकेशन में, जिसमें अरस्तु की शैक्षिक मान्यता हमने कल पढ़ी, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़े, उनके कुछ उद्देश्य पढ़े शिक्षा के कि ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए। उनका जो गुरु था प्लेटो, उस प्लेटो और अरस्तु के मध्य क्या प्रतिस्पर्धा थी। प्लेटो ने अरस्तु को एकेडमी की मस्तिष्क की संज्ञा दी थी कि सबसे मेधावी छात्र है एकेडमी में, और इस एकेडमी का मस्तिष्क है वो कौन है? अरस्तु है। लेकिन इन दोनों के मध्य एक प्रतिकूलता थी, और वो प्रतिकूलता ये थी कि प्लेटो कहता था कि जो विचार हैं वही क्या है? सत्य है, जो वस्तु है वो क्या है? असत्य। जबकि अरस्तु कहता था कि जो वास्तव में वस्तु है वो वस्तु पर बल देता था, और वस्तु ही क्या है? सत्य है, जबकि विचार क्या है? असत्य है। तो इस आधार पर उन्होंने उदाहरण भी बताया था कि एक कुम्हार होता है, कुम्हार का लक्ष्य क्या होता है? मटका निर्माण। तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बनाने का काम कौन करता है? कुम्हार, क्योंकि कुम्हार का एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो उस मिट्टी की उपयोगिता बढ़ जाती है। उसके बाद उन्होंने शिक्षा के कई उद्देश्य बताए थे कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, सदनियोजित होना चाहिए, व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करने का कार्य शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रकार की कई प्रतिक्रियाओं का हमने क्या किया था? अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अरस्तु की शिक्षा योजना, यानी अरस्तु ने क्या क्या शिक्षा योजना बनाई थी। तो अरस्तु ने शिक्षा योजना के सोपान रखे थे, यानी 7-7 वर्ष की का काल रखा था एजुकेशन में। जैसे प्रथम सोपान था जन्म से 7 वर्ष तक। प्रथम सोपान में कितनी वर्ष तक की आयु को रखा? 7 वर्ष तक की आयु को रखा। द्वितीय सोपान में रखा, द्वितीय सोपान यानी 7 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष तक, ठीक है। और फिर रखा तृतीय सोपान, ये रहा 14 वर्ष से 21 वर्ष। ये इनके 3 सोपान रहे। कितने सोपान रहे? 3 सोपान रहे, ठीक है। शिक्षा के 3 सोपान थे कि 7 वर्ष तक, जन्म से 7 वर्ष तक शिक्षा, फिर 14 वर्ष तक, फिर 21 वर्ष तक, यानी 7-7 वर्ष का समय काल रखा शिक्षा का, कि शिक्षा का जो कार्य है, शिक्षा की जो योजना इन्होंने निश्चित की, वो इस समय काल में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ये उन्होंने 7 वर्षीय योजना का संचालन किया। कौन सी योजना का संचालन किया? 7 वर्षीय योजना, यानी 7-7 वर्ष का है, 7 वर्ष का काल है, तो 7 वर्षीय योजना के नाम से जानी गई। इस योजना का नाम क्या हो गया? 7 वर्षीय योजना, यानी 7-7 वर्ष का समय काल हो गया। तो कौन सी योजना हो गई? 7 वर्षीय योजना, जो किसने दी? अरस्तु ने दी थी, ठीक है। शिक्षा का प्रथम सोपान देखो क्या है। इस अवस्था में बच्चे का क्या होता है? 3 भागों में बांट दिया। एक तो बाल्यावस्था, ये क्या हो गई? बाल्यावस्था होगी, शिशु अवस्था हो गई, और 5 वर्ष से 7 वर्ष का समय काल हो गया, यानी शिशु अवस्था 5 वर्ष का काल और 5 से 7 वर्ष का काल। इस प्रकार के इस प्रथम सोपान को बांटा गया। एक तो शिशु काल, दूसरा 5 वर्ष तक, तीसरा 7 वर्ष तक, 5 से 7 वर्ष तक। इस प्रकार इस काल को बांटा। और उसमें क्या किया गया? इसमें क्या कहा गया कि बच्चे को इतना खिलाया पिलाया जाए, और ये भी स्पष्ट किया कि बच्चे को सबसे ज़्यादा दूध पिलाया जाए। अरस्तु ने क्या कहा कि शराब कम और दूध ज़्यादा पिलाया जाए, क्योंकि दूध में क्या है? शक्ति अधिक है, और शराब रोगों को जन्म देता है। इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चे को इस समय, इस बाल्यावस्था में क्या पिलाया जाए? दूध पिलाया जाए, जिससे कि बच्चा
हष्टपुष्ट रहे और उसका विकास होता रहे, उसकी वृद्धि होती रही, उसका लालन पालन अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। और छोटा मोटा उसको इस अवस्था में शरीर का जितना अधिक हिलना डुलना हो और जितनी अधिक वो क्रिया करता हो उतनी उसको क्रिया करवानी चाहिए। जितनी अधिक वो क्रिया कर सकता है उतनी गतिशीलता उसमें होनी चाहिए। उसको चलाना चाहिए कि बच्चा लंगड़ा तो नहीं है, ठीक है, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो गूंगा या बहरा तो नहीं है। तो इस प्रकार की पूर्ण रूप से हमें क्या कर लेनी चाहिए, संतुष्टि कर लेनी चाहिए। प्रथम सोपान में उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे को शारीरिक रूप से दूध सबसे ज़्यादा पिलाना चाहिए, शारीरिक रूप से क्या हो सके, वृद्धि हो सके और ज़्यादा से हिलना डुलना सीख सके, भोजन अच्छा खिलाना चाहिए उसको, ठीक है। इस प्रकार की उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। और किसी प्रकार का शरीर को कष्ट ना दे, किसी प्रकार का मानसिक और न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट ना दे बच्चे को, ठीक है। इसके साथ साथ ही सेवस्सु अवस्था की समाप्ति के बाद बच्चे को 5 वर्ष तक का काल जो है वो शारीरिक विकास का काल है। ये काल जो बताया उन्होंने वो कौन सा काल बताया, शारीरिक विकास का काल, कि इस काल में इसकी शारीरिक वृद्धि को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस काल में इसकी सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि होती है और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। इस पर पढ़ाई का बोझ इस काल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी पढ़ाई का इस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उसके अंगों का संचालन होना चाहिए, मनोरंजन उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, खेलकूद में सबसे ज़्यादा उसकी रुचि पैदा करनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाई जाए जिससे कि बच्चा भावी जीवन को पहचान सके या भावी जीवन के बारे में जान सके, ठीक है। तो ऐसी प्रेरित कहानी, ऐसी विचारकों के दर्शन, इस प्रकार के साहित्य के बारे में उसको कहानी के रूप में, मनोरंजन के रूप में उनको देनी चाहिए, जिससे कि बच्चा उस चीज़ को अपने आने वाले भविष्य को क्या कर सके, से लड़ने की शक्ति उसमें पैदा हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके, ठीक है। 7 वर्ष तक की जो आयु का बालक होता है, 5 से 7 वर्ष तक की आयु के बालक को क्या किया जाना चाहिए, अरस्तु ने कहा कि उन्हें उन कार्यों को करने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें भविष्य में करने के लिए वो समर्थन हो। यानी ऐसे कार्य उससे करने चाहिए जिसमें उसकी जिज्ञासा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भविष्य में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं से निपटने की शक्ति उसमें पैदा हो, यानी भविष्य में करने के लिए सामर्थ्य पैदा कर सके। इस प्रकार के उससे कार्य करवाए जाने चाहिए कि भविष्य में इन कार्यों से उनका सामना होगा, वो कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति 7 वर्ष तक के बालक में होनी चाहिए, ठीक है। उनको कभी भी उनके सामने गाली गलौच जैसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसी नहीं कि ऐसा इस प्रकार के कोई चित्रकार या कोई ऐसी फिल्में, कार्टून्स ऐसे नहीं होनी चाहिए जो गंदे हो, उनके सामने कोई गाली गलौच नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बच्चों में क्या होती है, असंवेदनशीलता बढ़ती है और बच्चा बुराई के मार्ग पर चला जाता है, ठीक है। इस समय काल में बच्चे को केवल क्या सिखाया जाना चाहिए, जो उसके भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनका समर्थन करना चाहिए, उनको साहित्य का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है, उनका खेलकूद का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियों का ज़्यादा से ज़्यादा उन पर प्रभाव जमाना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को कभी भी दासों की संगति में नहीं रखना चाहिए। किसकी संगति में, दासों की संगति में नहीं रखना चाहिए। अगर दासों की संगति में हो गया तो वो खुद दास बन जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाएगा। ये किसने माना, अरस्तु ने माना। यानी प्रथम सोपान को इसने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। शैशवकाल जिसमें केवल उसको खाना पिलाना है, ठीक है, दूध पिलाना है, दूध पिलाने के साथ साथ उस पर किसी प्रकार प्रेषित नहीं करना है, उसको जो गतिशील जैसे वो क्रियाशील बनाना है, यानी जैसी क्रिया करता है उसको वैसी क्रिया करवानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 5 वर्ष के आयु में उसका शारीरिक विकास प्रेषित होना चाहिए, उस पर शिक्षा का बोझ नहीं पड़ना चाहिए, और ठीक है। और तीसरा जो काल था 5 से 7 वर्ष के काल में वो उसमें इस प्रकार के कार्य की योजना बनाए या इस प्रकार के कार्य करने के लिए उसको प्रेरित करे जो भविष्य में उनको करने में क्या कर सके, महारत हासिल कर सके, ठीक है। और इसके साथ साथ उनको किसी प्रकार की बुराइयों से दूर रखा जाना चाहिए, दासों की संगति में उसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये था इसका अरस्तु का प्रथम सोपान। उसके बाद आता है शिक्षा का दूसरा सोपान अरस्तु का, वो आता है 7 से 14 वर्ष की उम्र तक का। इस अवधि में लड़का और लड़के दोनों का क्या होता है, शारीरिक विकास में वृद्धि हो जाती है, शारीरिक विकास में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में
उनके कार्यों के, उनके विषयों के बारे में उनको पढ़ाया जाना चाहिए, उनको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वो पढ़ाई किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय में? इसमें सबसे ज़्यादा संगीत, चित्रकला, इन विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा दोनों को जोर देना चाहिए। ठीक है, इस समय में उन दोनों में शारीरिक प्रतिरूपता पाई जाती है, शारीरिक विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस समय उनको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा संगीत पर देना चाहिए, चित्रकला पर देना चाहिए, खेलकूद पर देना चाहिए, व्यायाम पर देना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अधिक कठोर व्यायाम भी बच्चे को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस आयु में अधिक कठोर व्यायाम अगर बच्चे को कराएंगे तो इसकी वर्दी क्या हो सकती है? रुक सकती है, उसकी वर्दी में हानि हो सकती है, उसका शरीर बेडौल हो सकता है। इसलिए व्यायाम तो करवाना चाहिए, लेकिन इतना कठोर भी नहीं कि बच्चे की स्थिति में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा उसको क्या करना चाहिए? इसके अलावा शारीरिक विकास हो, इस अवस्था में अरस्तु ने व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई, चित्रकारी पर जोर दिया। और इसके साथ साथ अरस्तु ने इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा के राज्य में नियंत्रण, यानी शिक्षा राज्य के नियंत्रण में देनी चाहिए, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में देनी चाहिए। शिक्षा किसके नियंत्रण में देनी चाहिए? राज्य के नियंत्रण में देनी चाहिए। तो द्वितीय सोपान जो 7 से 14 वर्ष है, उसमें अरस्तु कहता है कि जो शिक्षा की योजना है या जो शिक्षा का सोपान है, इस शिक्षा के सोपान में हमें क्या करना है या बच्चे को किस प्रकार से रखना है। तो उसमें बताया कि इसमें संगीत, कला और चित्रकारी की क्या देनी चाहिए? एजुकेशन देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ व्यायाम भी जरूरी है, लेकिन व्यायाम इतना कठोर ना हो कि बच्चे की वर्दी में हानि हो। इस प्रकार का व्यायाम करवाए जिससे कि बच्चा आसानी से कर सके। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बालक बालिकाओं की क्रियाशीलता अधिक प्रभावी हो जाती है, ये अरस्तु ने स्पष्ट किया। और जो शिक्षा दी जाए वो शिक्षा किसके नियंत्रण में दी जाए? राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा का तीसरा सोपान। शिक्षा का तीसरा सोपान है 14 से 21 वर्ष की आयु तक। अरस्तु का कहना है कि इस सोपान में बालकों को उस संस्कार के स्वरूप अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जिसकी अधिक अधीनता में उसको रहना है। इसके अतिरिक्त उसे मानसिक और शारीरिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की शिक्षा देनी चाहिए, यानी दोनों विकास करना चाहिए, शारीरिक और मानसिक। यानी इस समय काल में 18 से 21 वर्ष के काल में सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान उनके खेलकूद, सैन्य कार्य, प्रशिक्षण कार्य, उन पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस समय व्यक्ति की संपूर्ण प्रक्रियाएं, बालक की संपूर्ण प्रक्रियाएं क्या होने लग जाती है? पूर्ण होने लग जाती है। तो जितना कठोर व्यायाम करना चाहिए उतना कठोर उसको व्यायाम भी करवाना चाहिए। लिखना पढ़ना ये भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो जोर दिया इन्होंने इस समय भी जो शिक्षा पर, वो दिया किस पर? संगीत पर। संगीत पर सबसे अधिक जोर दिया, क्योंकि संगीत के बिना व्यक्ति का जीवन क्या है? अधूरा है। इसलिए व्यक्ति को संगीत की शिक्षा देना जरूरी हो, और इस समय काल में सबसे ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा गुण माना जाता है संगीत को। ठीक है, इसके साथ साथ ही उसमें उन्होंने बताया कि संगीत के बिना आत्मा की क्या नहीं हो सकती? पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए संगीत की शिक्षा देना जरूरी है। इसके साथ साथ मनुष्य का नैतिक जीवन भी उसका बहुत जरूरी है। और इसी समय काल में उसको सैनिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए? सैनिक प्रशिक्षण शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, तो इन आधार पर उन्होंने कितने सोपान बताए? 3 सोपान बताए। अरस्तु ने इन दोनों अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क के दोनों विकास को स्वतंत्र और निर्बोध, यानी मस्तिष्क और शरीर में एक ही समय 2 कार्य नहीं कर सकते। इन्होंने बताया इस समय काल में जो समय है 14 से 17 वर्ष और 18 से 20 वर्ष, ये समय बांटे। इस समय काल में उन्होंने बताया कि दोनों कार्य शारीरिक और मानसिक एक साथ कार्य संभव नहीं है दोनों का। इसलिए उनको दोनों को अलग अलग, क्योंकि कोई भी काम होता है वो एक साथ दोनों कार्य संभव नहीं है, इसलिए उन दोनों को पृथक पृथक रखकर क्या किया जाए? उन कार्यों को संचालित किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ठीक है, और वो स्वाभिमान और एक कुंठित या कुंचित
संकुचित बुद्धि का ना रहे, तो इस प्रकार का उनका शारीरिक विकास हो कि मानसिक विकास भी ऐसा हो कि उनकी बुद्धि व्यापक हो, और शारीरिक विकास भी ऐसा हो कि उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसलिए दोनों को अलग अलग रूपों में क्या किया गया है, उनका दोनों का विकास किया जाए। दोनों का एक साथ विकास संभव नहीं है। ये किसने स्पष्ट किया? अरस्तु ने किया। तो अरस्तु ने शिक्षा योजना के 3 उद्देश्य निर्धारित किए। जो प्रथम था जन्म से 7 वर्ष, द्वितीय था 7 से 14 वर्ष, और तृतीय सोपान रहा 14 से 21 वर्ष। ये इसके मुख्य सोपान रहे। अब हम इनकी पढ़ेंगे विशेषताएं। तो अरस्तु की शिक्षा नीति की विशेषताएं: शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो। विशेषताएं: पहली, शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो। यानी शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण हो। शिक्षा राज्य के अधीन, यानी शिक्षा राज्य के नियंत्रण में रहकर ही दी जाए, तभी राज्य से संबंधित व्यक्तित्व का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी बाहरी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र जो है उस राष्ट्र से संबंधित शिक्षा ही बालक को दी जानी चाहिए, तभी वो राज्य का क्या कर सकता है? विकास कर सकता है। ये उन्होंने अरस्तु ने स्पष्ट की कि जो भी एजुकेशन नीति है, जो भी एजुकेशन शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति राज्य के नियंत्रण में रहकर ही दी जानी चाहिए। यानी राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि जो भी संगीत या जो भी शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति किसी भी राज्य का साध्य है, और साध्य ही उस राज्य का क्या माना जाता है? साधन माना जाता है। नहीं तो शिक्षा राज्य का क्या है? साध्य है, और उस शिक्षा उस राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए, जिससे कि राज्य की प्रशासनिक नीतियां क्या हो सके? पूर्ण हो सके, या राज्य की जो कार्य है वो भी क्या कर सके? पूर्ण कर सके, जिससे कि राज्य में विभिन्नता ना होकर क्या हो? एक रूपता बनी रही। एक रूपता बनी रही, यानी राज्य के नियंत्रण में शिक्षा देंगे तो विभिन्नता ना होकर क्या होगी? एक रूपता होगी। इसलिए जो भी शिक्षा है, अरस्तु के अनुसार, अरस्तु की शिक्षा नीति की विशेषता कहती है कि कोई भी शिक्षा अगर दी जाए तो वो शिक्षा राज्य के नियंत्रण में ही दी जाए। दूसरी है व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध। व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध, यानी कि अरस्तु ने अपनी शिक्षा नीति में कहीं भी उद्योग, वाणिज्य, व्यापारिक क्रियाएं या कारखानों जैसी शिक्षा के बारे में विचार नहीं दिए, अपनी विचार भी नहीं दिए। तो इस बात से स्पष्ट है कि उसने व्यावसायिक शिक्षा को क्या रखा? दूर रखा। व्यवसाय शिक्षा से कोई संबंध नहीं रखा। इसलिए इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि उसने व्यवसाय शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया, केवल संगीत शिक्षा पर दिया, कला, चित्रकला, इन पर जोर दिया, और वो भी किसके नियंत्रण में? राज्य के नियंत्रण में हो। लेकिन व्यवसाय शिक्षा के बारे में उन्होंने बात नहीं की। इसका मतलब है कि व्यवसाय शिक्षा का वो क्या था? विरोध करते थे। तीसरा आता है शिक्षा राज्य का दायित्व है। तीसरा, शिक्षा राज्य का दायित्व है। दायित्व है। शिक्षा राज्य का क्या है? दायित्व है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति के विकास के लिए साधन है। यानी व्यक्ति विकास के लिए क्या है? व्यक्ति विकास के लिए साधन है, और राज्य क्या है? साध्य है। राज्य क्या है? साध्य है। क्योंकि व्यक्ति का विकास करना है तो व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, और व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। इसका मतलब व्यक्ति के विकास के लिए क्या हो गई? साधन हो गई, और इसलिए राज्य के लिए वो क्या हो गई? साध्य हो गई। यानी राज्य के लिए वो उत्पादन करती है, इसलिए वो उसका क्या हो गई? साध्य हो गई। चौथा है शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। चौथा है शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल। मूलभूत विषयों पर बल दिया। ठीक है।
अरस्तु ने उन विषयों का उल्लेख किया जो शिक्षा के मूलभूत विषय हैं, जैसे पढ़ना लिखना, प्रशिक्षण, संगीत, चित्रकला, ठीक है। और इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए ज्ञान जरूरी है, धार्मिक कार्यों के लिए ज्ञान जरूरी है, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए ज्ञान जरूरी है। और संगीत को शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए मिलता है, इसलिए मूलभूत आवश्यकता के क्षणों को मन को समुचित संस्कार करने का माध्यम क्या है? संगीत है। इसलिए संगीत की शिक्षा, पढ़ने लिखने की शिक्षा, धन उपार्जन करने की शिक्षा, ये सारी शिक्षा क्यों दी गई? ये शिक्षा इसलिए दी गई कि उनको क्या हो सके, उनका विकास हो सके। किनका विकास हो सके? शिक्षा का मूलभूत जो विषय है उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, यानी संगीत शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। इसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये धनोपार्जन के लिए भी ज्ञान जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा भी जरूरी है। और इसके साथ साथ उसने शारीरिक प्रशिक्षण का भी शारीरिक प्रशिक्षण को भी विषय में जोड़ा जाए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास हो सके। उसके बाद है संगीत पर विशिष्ट जोर। पांचवा है संगीत पर विशिष्ट जोर, यानी संगीत विषय पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। और आपको पहले ही बताया कि उन्होंने संगीत पर इसलिए जोर दिया कि संगीत आत्मा है और आत्मा का गुण संगीत में समायोजित है। इसलिए संगीत आत्मा को जीवित रखने के लिए संगीत विषय का ज्ञान जरूरी। ये किसने किया? स्पष्ट किया, अरस्तु ने किया। और अरस्तु ने शिक्षा योजना में संगीत पर विशिष्ट जोर दिया। संगीत पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्यतः संगीत शिक्षा 3 प्रकार से उपयोगी मानी गई, क्योंकि एक तो क्या देता है? ये मनोरंजन और आराम देता है। एक तो क्या देता है? ये मनोरंजन और आराम। संगीत सुनने से मनोरंजन और आराम मिलता है। वातावरण क्या होता है? संगीतमय होता है। व्यक्ति को सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा है कि सम्मुख सद्गुणों की प्रतिमा उपस्थित होती है, सद्गुण प्राप्त होते हैं, उससे आकर्षित होता है। नवयुवकों का चरित्र निर्माण और नैतिक विकास होता है। किससे होता है? संगीत से होता है। ये कार्य किसका था? ये कार्य क्यों मानते थे? क्योंकि संगीत क्या है? व्यक्ति को सुख की प्राप्ति देता है, आराम होता है, मनोरंजन प्राप्त होता है, ठीक है। इसके साथ साथ संगीत से नवयुवकों का नैतिक और चरित्र मान क्या होता है? बढ़ता है। चरित्र का विकास होता है, नैतिकता की शिक्षा उनको प्राप्त होती है। इसलिए संगीत पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। और उसके बाद आता है उनका 5वां, वो आता है संगीत पर विशिष्ट जोर। और 6वां आता है शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, यानी शिक्षा को अरस्तु ने क्या माना? मनोवैज्ञानिक बताया। क्या बताया? मनोवैज्ञानिक बताया कि मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया, क्योंकि शिक्षा का मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुसार होनी चाहिए। यानी बच्चे की 7 वर्ष तक देखभाल घर पर होनी चाहिए, घर पर। क्यों? क्योंकि बच्चे को एक वैज्ञानिक रूप से जो आवश्यकता होती है वो कहाँ प्राप्त होती है? घर पर ही प्राप्त होती है। इसलिए शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार दिया, यानी मानसिक रूप से शिक्षा का मनोविश्लेषणात्मक विकास किया जाए, जिससे कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह से हो सके। इसलिए उसकी शिक्षा नीति में किसकी विशेषता प्रकट होती है? मनोवैज्ञानिक की विशेषता प्रकट होती है। अब पढ़ेंगे हम अरस्तु के शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना। शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना, यानी एजुकेशन प्रिंसिपल, यानी शिक्षा सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई? तो पहली बात तो अरस्तु का जो सिद्धांत है शिक्षा नीति का, उसके में सबसे ज़्यादा सर्वांगीण विकास पर, यानी सर्वांगीण शिक्षा पर जोर दिया। सबसे ज़्यादा किस पर दिया? सर्वांगीण शिक्षा पर जोर दिया। ये शरीर और आत्मा दोनों की शिक्षा पर बल देता है। शरीर और आत्मा, यानी शरीर और आत्मा दोनों की शिक्षा नीति पर इसने जोर दिया। दूसरा इन्होंने किया कि अरस्तु की शिक्षा व्यक्ति को आज्ञाकारी नागरिक और योग्य शासन के लिए तैयार करती है। आज्ञाकारी नागरिक बनाती है, योग्य
नागरिक बनाती है, यानी जैसी सरकार है उसी सरकार के अनुसार, जैसा राज्य है उस सरकार की राज्य के अनुसार योग्यता के अनुसार क्या करती है, ये नागरिकों का क्या करता है, निर्माण करती है। इसके अलावा अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना में मनोवैज्ञानिक आधार बताया। इसके साथ साथ अरस्तु ने शिक्षा का अच्छा मनुष्य तैयार करने का कार्य करती है एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा उसने ये बताया कि अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना के नैतिक और सामाजिक आधार प्रदान करने के लिए व्यक्ति को सच्चरित्र और समाज उपयोगी बनाने की चेष्टा करती है। ये उन्होंने अपने आधार सिद्धांत में बताया कि एक सभ्य नागरिक, एक अच्छा नागरिक और राज्य के प्रति नियंत्रित और राज्य के प्रति आज्ञाकारी जो नागरिक का निर्माण करती है वो शिक्षा नीति कौन सी है, अरस्तु की शिक्षा नीति। यानी अरस्तु की शिक्षा नीति में ये स्पष्ट किया कि शिक्षा इसलिए जरूरी है, इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि शिक्षा एक नागरिकों का एक आज्ञाकारी, एक राज्य के नियंत्रण में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का प्रभावी होता है। और एक शिक्षा कैसी है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है, ठीक है। उसके बाद है अरस्तु के सिद्धांत के दोष। तो सबसे पहला सिद्धांत का दोष है संगीत पर अत्यधिक जोर। संगीत पर अत्यधिक जोर, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया, संगीत पर। यानी और कोई विषय के बारे में न तो व्यवसाय शिक्षा के बारे में, न कोई विशेष गणित के बारे में, न कोई और विषय के बारे में, न कोई साहित्य के बारे में उन्होंने अपने विचार नहीं रखे। ज़्यादा से ज़्यादा किस पर रखे, संगीत पर जोर दिया। दूसरा रहा इनका, वो रहा साहित्य की उपेक्षा। साहित्य की उपेक्षा यानी साहित्य के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। साहित्य की क्या की इन्होंने, उपेक्षा की कि साहित्य, जबकि साहित्य के बारे किसी भी राज्य की जो चारितार्थ नैतिक स्थिति प्रकट होती है वो स्थिति साहित्य से संभव, या बालक का जो विकास होता है, या यूँ मान के चले कि साहित्य किसी भी राज्य और समाज के निर्माण को बहुत अधिक प्रभावशाली करता है। यानी किसी भी राज्य में अगर साहित्य नहीं होगा तो वो राज्य क्या हो जाएगा, प्रभावित होता है, क्योंकि साहित्य किसी राज्य को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। जबकि अरस्तु ने साहित्य को क्या की, उपेक्षा की, साहित्य पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आता है मानसिक और शारीरिक परिश्रम को परस्पर विरोधी बताया। मानसिक और शारीरिक को परस्पर विरोधी बताया। क्यों बताया परस्पर, उन्होंने यहाँ स्पष्ट किया है कि शारीरिक और मानसिक दोनों एक साथ बच्चे को एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि एक साथ देने से बच्चों में क्या होती है, अपवृद्धि होती है। इसलिए शारीरिक और मानसिक का समय काल भी उन्होंने क्या बताया, अलग अलग बताया, 14 से 17 और 18 से 20। इसलिए शारीरिक प्रशिक्षण एक दूसरे का विरोधी बताया, क्योंकि मानसिक विकास, सैनिक और व्यायाम प्रशिक्षण के लिए अलग अलग अवधि निर्धारित की। यानी सैनिक कार्य में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसके लिए शारीरिक विकास जरूरी है, न कि मानसिक विकास। इसलिए इसकी अवधि भी अलग अलग बताई और एक दूसरे के विरोध भी बताए और एक दूसरे के पूर्वक भी बताए। ने दोनों को साथ साथ रूप से एक साथ शिक्षा देने से प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास को आपस में परस्पर दोनों को एक साथ एक पूर्वक स्थान पर क्या बताया, विरोधी बताया, ठीक है। क्योंकि सैनिक कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा शिक्षा क्या है, शारीरिक शिक्षा है, मानसिक शिक्षा की आवश्यकता कम पड़ती है। तो इन्होंने इस कारण इस सोपान में भी उनकी जो जन्म आधारित शिक्षा है सो सोपान की 14 से 17 और 18 से 20 स्पष्ट की है। तो इसी बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इन दोनों के क्या था, परस्पर विरोधी था। दूसरा है बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से प्रारंभ की। बौद्धिक शिक्षा बहुत विलंब से प्रारंभ की, यानी समय अधिक। यानी बौद्धिक शिक्षा 5 वर्ष के बाद ही प्रारंभ कर देनी चाहिए, लेकिन बौद्धिक शिक्षा प्रारंभ की उसका समय अकाल क्या था, बहुत अधिक था, यानी लेट था। बालक की बौद्धिक शिक्षा पद्धति को क्या किया, 14 वर्ष के बाद उन्होंने लागू किया। इसलिए आधुनिक शिक्षा सिद्धांत की दृष्टि से ये उपयुक्त नहीं है। वर्तमान में बौद्धिक शिक्षा जो है वो तीसरी, चौथी या 5 वर्ष तक के बालक को मिलनी चाहिए। इन्होंने 14 वर्ष के बाद ये बौद्धिक शिक्षा के बारे में
बात की, जो आधुनिक जो सिद्धांत है उस सिद्धांतों के आधार पर ये स्पष्ट किया जाता है कि ये क्या है, उपयुक्त नहीं है, बौद्धिक शिक्षा बालक को पहले ही देनी चाहिए। लेकिन इन्होंने 14 वर्ष के बाद बौद्धिक शिक्षा को बात की, इसलिए बौद्धिक शिक्षा के जो समय काल था वो समय काल क्या था, विलंब था, उपेक्षा की गई। यानी व्यावसायिक जो प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण की इन्होंने उपेक्षा की, यानी व्यावसायिक शिक्षा पर इन्होंने जोर नहीं दिया। इन्होंने व्यावसायिक औद्योगिक वाणिज्य जो शिक्षा है उस शिक्षा पर जोर न देकर संगीत, कला, साहित्य इन्हीं पर जोर दिया, नहीं कि व्यावसायिक क्रियाओं पर जोर दिया। इसलिए इसका क्या हुआ, ये अरस्तु की शिक्षा का सबसे बड़ा दोष माना गया। ठीक है, तो आज हमने चैप्टर में अरस्तु की शैक्षिक मान्यताएं पढ़ी। शैक्षिक मान्यताओं में अरस्तु की शिक्षा योजना पढ़ी। शिक्षा योजना 3 सोपानों में रखी गई, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान। प्रथम सोपान में जन्म से 7 वर्ष तक, जिसको 3 कालों में बांटा, शैशव काल 5 वर्ष और 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आया द्वितीय सोपान 7 से 14 वर्ष, जिसमें संगीत और चित्रकला की शिक्षा दी गई। तृतीय सोपान 14 से 21 वर्ष, इसको भी 2 भागों में बांटा। ठीक है, और जो शिक्षा है वो राज्य के नियंत्रण में हो, जिसमें शारीरिक और मानसिक विकास की शिक्षा दी जाए। ठीक है, सैनिक शिक्षा का प्रशिक्षण करवाया जाए तृतीय सोपान में, जिसको 2 पार्टों में बांटा, 14 से 17 और 18 से 20। ठीक है, जिसमें शारीरिक और मानसिक शिक्षा आपस में क्या हो गई, एक दूसरे के अलग अलग, यानी अलग अलग रूपों में शिक्षा देनी चाहिए। दोनों एक साथ शिक्षा पद्धति या एक साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उसके बाद उसकी विशेषता आती है, विशेषताओं से ही उसके क्या निकलते हैं, दोष निकलते हैं। तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता है शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण, यानी पूर्णतः शिक्षा किस पर आधारित होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो ये विशेषता भी हो गई, इसका दोष भी हो गया। दूसरा है व्यवसाय प्रशिक्षण का विरोध, यानी व्यवसाय प्रशिक्षण का क्या किया इन्होंने, विरोध। विरोध का मतलब अपनी एजुकेशन में व्यवसाय शिक्षा के बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तीसरा है शिक्षा राज्य का क्या बन गई, दायित्व बन गई, यानी शिक्षा राज्य का क्या है, दायित्व है। क्यों है, क्योंकि व्यक्ति के विकास का साधन क्या है, शिक्षा है। तो राज्य का साध्य क्या हो गया, एजुकेशन ही हो गया। इसलिए राज्य का मुख्य दायित्व है कि शिक्षा राज्य के अधीन रहकर ही दी जाए। ये राज्य का पूर्णतः दायित्व बनता है कि व्यक्ति को शिक्षा देने का अधिकार राज्य का ही है। इसके अलावा शिक्षा मूलभूत विषयों पर बल देती है, यानी संगीत, चित्रकला, पढ़ाई लिखाई इन्हीं पर बल देती है और किसी पर बल नहीं देती। संगीत पर विशिष्ट जोर दिया, सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया, संगीत पर, साहित्य पर नहीं दिया। छठवां शिक्षा मनोवैज्ञानिक आधार हो, यानी शिक्षा मनोवैज्ञानिक रूप से दी जाए, यानी बालक का छोटा जो 5 वर्ष तक बालक है, 5 वर्ष तक या 7 वर्ष तक बालक घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करे, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना डाले। ठीक है, उसके बाद उनकी आती है शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना, जिसमें शिक्षा सिद्धांतों की आलोचना में सबसे पहले आता है संगीत पर अत्यधिक जोर दिया, साहित्य की उपेक्षा की, मानसिक और शारीरिक विकास का अवहेलना की, बौद्धिक शिक्षा पर बहुत विलंब से प्रारंभ की, और शिक्षा पर राज्य का अत्यधिक नियंत्रण रखा गया, और लास्ट का रखा व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपेक्षा की गई। तो ये इनकी क्या की गई, स्पष्ट रूप से आलोचनाएं की गई। तो इसमें विशेषतः जो मुख्य प्रश्न बनता है वो है कि अरस्तु की शिक्षा योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी है, सप्तवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थी आपकी प्राचीन यूनानी परंपरा। ठीक है, अगले चैप्टर में दूसरी शिक्षा नीति पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।